दोस्तों डिसेसिव यानी कि निर्णायक इस बुक की समरी पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 1 की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। निर्णय लेने की 4 खलनायक है: संकीर्ण रूपरेखा, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, अल्पकालिक भावना और अति आत्मविश्वास। चाहे या नहीं निर्णय से बचे, इसके बजाय एक साथ कई विकल्पों पर विचार करें। अपने आप से पूछे और कौन इसी तरह की समस्या से जूझ रहा है और मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ। अच्छी जानकारी इकट्ठा करते समय और अपने विचारों का वास्तविकता परीक्षण करते समय किसी विशेषज्ञ से बात करें। सभी या कुछ नहीं चुनने के बजाय थोड़ा सा कुछ चुने। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक डैनियल कन्नेमैन के अनुसार हम जल्दी ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं क्योंकि हम उस जानकारी को बहुत अधिक महत्व देते हैं जो हमारे सामने होती है, जबकि उस जानकारी पर विचार करने में असफल होते हैं जो मंच से बाहर होती है। उन्होंने इस प्रवृत्ति को आप जो देखते हैं वही सब कुछ है कहा। इसे स्पॉटलाइट प्रभाव के रूप से भी जाना जाता है। क्या सुर्खियों में है? शायद ही वह सब कुछ होगा जो हमें एक अच्छा निर्णय लेने के लिए चाहिए, लेकिन हम हमेशा प्रकाश को स्थलांतरित करना याद नहीं रखते या रखेंगे। कभी कभी वास्तव में हम भूल जाते हैं कि वहाँ एक स्पॉटलाइट भी है। प्रकाश के छोटे से घेरे में इतनी देर तक रहते हुए कि हम भूल जाते हैं कि इसके परे एक व्यापक परिदृश्य है। निर्णय लेने के पक्ष विपक्ष या दृष्टिकोण अत्यधिक त्रुटिपूर्ण है। यदि हम बेहतर विकल्प चुनने की इच्छा रखते हैं तो हमें सीखना होगा कि निर्णय लेने की 4 खलनायक कैसे काम करते हैं और उनसे कैसे लड़ना है। अध्याय पहला, निर्णय लेने की 4 खलनायक। संकीर्ण फ्रेमिंग। निर्णय लेने का एक पहला खलनायक हमारी पसंद को बहुत संकीर्ण रूप से परिभाषित करने, उन्हें द्वि-आधारित शब्दों में देखने की हमारी प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। हम किसी स्थिति के बारे में तुरंत विश्वास विकसित कर लेते हैं और फिर उस जानकारी की तलाश करते हैं जो हमारे विश्वास को मजबूत करती है। इसे पुष्टिकरण पूर्वाग्रह कहा जाता है। यह निर्णय लेने का दूसरा खलनायक है। जब लोगों को दुनिया से जानकारी एकत्र करने का अवसर मिलता है तो वे ऐसी जानकारी का चयन करने की अधिक संभावना रखते हैं जो उनके पहले से मौजूद दृष्टिकोण, विश्वास और कार्यों का समर्थन करती है। प्रोफेसर डैन लोवालो के अनुसार व्यवसाय में पुष्टिकरण पूर्वाग्रह शायद सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि सबसे परिष्कृत लोगों को भी इसे गलत मानना हमने देखा है। इसे गलत मानते हैं। लोग बाहर जाते हैं और डेटा एकत्र कर रहे हैं और उन्हें एहसास नहीं है कि वे किताबें पका रहे हैं। जब हम चाहते हैं कि कोई चीज सच हो तो हम उस चीजों पर प्रकाश डालेंगे जो उसका समर्थन करती है और फिर जब हम उन चर्चित दृश्यों से निष्कर्ष निकालते हैं तो हम एक तर्कसंगत निर्णय के लिए खुद को बधाई देंगे। निर्णय लेने का तीसरा खलनायक अल्पकालिक भावना है। निर्णय लेने का चौथा खलनायक अति आत्मविश्वास है। हमें लगता है कि भविष्य कैसा होगा इसके बारे में हम जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक जानते हैं। हमें अपनी भविष्यवाणियों का बहुत अधिक भरोसा है। जब हम भविष्य के बारे में अनुमान लगाते हैं तो हम उस जानकारी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो हाथ में होती है और फिर हम उस जानकारी से निष्कर्ष निकालते हैं। भविष्य में आश्चर्यचकित करने की अद्भुत क्षमता है। हम उन क्षेत्रों पर प्रभाव नहीं डाल सकते जब हम नहीं जानते कि वे मौजूद है। यदि आप सामान्य निर्णय प्रक्रिया के बारे में सोचें तो यह आमतौर पर 4 चरणों में आगे बढ़ती है। पहला, आपके सामने एक विकल्प आता है। दूसरा, आप अपने विकल्पों का विश्लेषण करें। तीसरा, आप चुनाव करें। चौथा, फिर आप इसके साथ रहते हैं। हालांकि समस्या यह है कि एक खलनायक है जो इनमें से प्रत्येक चरण को प्रभावित करता है। आपके सामने एक विकल्प आता है लेकिन संकीर्ण फ्रेमिंग से आप विकल्प चूक जाते हैं। आप अपने विकल्पों का विश्लेषण करें, लेकिन पुष्टिकरण पूर्वाग्रह आपको स्वयं सेवा संबंधी जानकारी इकट्ठा करने की ओर
ले जाता है। आप चुनाव करें, लेकिन अल्पकालिक भावना अक्सर आपको गलत कदम उठाने के लिए प्रलोभित करेगी। फिर आप इसके साथ रहते हैं, लेकिन आप अक्सर इस बात को लेकर अति आत्मविश्वास में रहेंगे कि भविष्य कैसा होगा। हम अपने पूर्वाग्रहों को निष्क्रिय नहीं कर सकते, लेकिन हम सही अनुशासन के साथ उनका प्रतिकार कर सकते हैं। स्मारक WRAP आपको उपरोक्त पूर्वाग्रहों से बचाने के लिए आवश्यक 4 क्रियाओं को कैप्चर करता है। पहला, अपने विकल्पों का विस्तार करें। दूसरा, अपनी धारणाओं का वास्तविकता परीक्षण करें। तीसरा, निर्णय लेने से पहले दूरी बना ले। चौथा, गलत होने के लिए तैयार रहे। कभी कभी एक अच्छा निर्णय लेने का सबसे कठिन हिस्सा यह जानना है कि कोई निर्णय लेना है। अध्याय 2, संकीर्ण फ्रेम से बचे। जब फिशहॉफ ने किशोरों के निर्णयों को वर्गीकृत करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि सबसे आम प्रकार यह था कि जिसमें किसी भी विकल्प का अभाव था। इसे उन्होंने संकल्प का बयाना कहा था। एक उदाहरण होगा, मैं दूसरों को दोष देना बंद कर दूंगा। 1993 में पॉल नट द्वारा किए गए एक अध्ययन में, जिसमें 168 निर्णयों का विश्लेषण किया गया, पाया गया कि जिन टीमों का उन्होंने अध्ययन किया उनमें से केवल 29% ने एक से अधिक विकल्पों पर विचार किया। नट ने पाया कि चाहे हो या नहीं, निर्णय लंबी अवधि में 92% विफल रहे, जबकि 2 या 2 से अधिक विकल्पों वाले केवल 32% निर्णय विफल रहे। चाहे या नहीं, निर्णय अधिक बार विफल क्यों होते हैं? नट का तर्क है कि जब कोई प्रबंधक एकल विकल्प अपनाता है तो वह अपना अधिकांश समय यह पूछने में बिताती है, मैं यह काम कैसे कर सकती हूँ, मैं अपने सहकर्मियों को अपने पीछे कैसे ला सकता हूँ। इस बीच अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उपेक्षित हो जाते हैं। क्या कोई बेहतर तरीका है? इसके सिवा और क्या कर सकते थे? संकीर्ण ढांचे से बचने के लिए क्या है या नहीं, निर्णय के प्रति सचेत रहे। अवसर लागत अर्थशास्त्र का एक शब्द है जिसका तात्पर्य यह है कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो हम क्या त्याग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप और आपका जीवन साथी एक शुक्रवार की रात मैक्सिकन डिनर पर $40 खर्च करते हैं और फिर फिल्मों में $20 जाते हैं, तो आपकी अवसर लागत $60 सुशी डिनर और घर पर कुछ टेलीविजन हो सकती है। सुशी और टीवी कॉम्बो अगली सबसे अच्छी चीज है जिसे आप समान समय और धन के साथ कर सकते थे। विकल्प जोड़ने से निर्णय लेने में सुधार होता है, लेकिन यदि आप नहीं जानते कि आप उनकी उपेक्षा कर रहे हैं तो आप अतिरिक्त विकल्पों पर विचार नहीं करेंगे। विकल्पों का विश्लेषण करने के लिए ध्यान केंद्रित करना बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए भयानक है। अवसर लागतों पर ध्यान देने की हमारी कमी इतनी आम है कि जब कोई उन्हें स्वीकार करता है तो यह चौंकाने वाला हो सकता है। पूछने के लिए एक अच्छी गुणवत्ता वाला प्रश्न है, यह विकल्प चुनकर मैं क्या त्याग कर रहा हूँ। एक अन्य तकनीक जिसका उपयोग आप एक संकीर्ण फ्रेम से बाहर निकलने के लिए कर सकते हैं वह है वैनिशिंग ऑप्शंस टेस्ट चलाना। इसमें अपने आप से यह पूछना शामिल है, आप जिन मौजूदा विकल्पों पर विचार कर रहे हैं उनमें से आप कोई भी विकल्प नहीं चुन सकते, आप और क्या कर सकते हैं। यह वाक्यांश चाहे या नहीं एक क्लासिक चेतावनी संकेत है कि आपने अपने सभी विकल्पों का पता नहीं लगाया है। जब लोग कल्पना करते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं हो सकता है तो वे अपनी मानसिक रोशनी को कहीं और स्थलांतरित करने के लिए मजबूत होते हैं। वास्तव में इसे स्थानांतरित करते हैं अक्सर लंबे समय में पहली बार। जब तक हमें एक नया विकल्प खोजने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है तब तक हम उन विकल्पों पर ही टिके रहेंगे जो हमारे पास पहले से हैं। विकल्पों को हटाने से लोगों को फायदा हो सकता है क्योंकि इससे उन्हें पता चलता है कि वे विस्तृत परिदृश्य के एक छोटे से हिस्से पर अटके हुए हैं। जब आप एक संकीर्ण ढांचे के स्पष्ट संकेत चुनते हैं या सुनते हैं, लोग सोच रहे हैं कि क्या या नहीं उन्हें एक निश्चित निर्णय लेना चाहिए या विकल्पों के समान सीमित सेट के बारे में अंतहीन तर्क दोहराना चाहिए। उन्हें अपने विकल्पों को व्यापक बनाने के लिए प्रेरित करें। अध्याय 3 मल्टीटैस्क
मल्टी ट्रैकिंग में एक साथ कई विकल्पों पर विचार करना शामिल है। मल्टी ट्रैकिंग का एक और फायदा भी है जो अधिक अप्रत्याशित है, यह बेहतर लगता है। मल्टी ट्रैकिंग अधिकार को नियंत्रण में रखती है। नौकरी के उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेते समय अंगूठे का एक नियम यह है कि जब तक आप कम से कम 2 बार प्यार में न पड़ जाएं, तब तक विकल्पों को खोज करते रहें। शोध से पता चलता है कि अत्यधिक मल्टी ट्रैकिंग हानिकारक है। अपने निर्णय में एक और विकल्प जोड़ने से आपके निर्णय में काफी सुधार होगा और यह निर्णय पक्षाघात को ट्रिगर करने से काफी हद तक रुक जाएगा। अधिकांश परिस्थितियों में निर्णय पक्षाघात कोई बड़ा कारक नहीं है। आपको अपने निर्णयों में सुधार करने के लिए ढेर सारे विकल्पों की आवश्यकता नहीं है। आपको बस 1 या 2 अतिरिक्त विकल्पों को आवश्यक है। मल्टी ट्रैकिंग का लाभ पाने के लिए हमें ऐसे विकल्प तैयार करने की जरूरत है जो सार्थक रूप से अलग हो। यह पता लगाने के लिए कि आपके सहकर्मियों ने वास्तविक या दिखावटी विकल्प बनाए हैं, उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर उनका सर्वेक्षण करें। जब हमारा दिमाग कुछ घिसे पीटे खांचे में बस जाता है तो अलग अलग विकल्प उत्पन्न करना और भी मुश्किल हो जाता है। जब हम बुरी चीजों से बचने के बारे में सोचते हैं तो उत्तेजना उत्पन्न होती है और जब हम अच्छी चीजों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं तो उत्तेजना उत्पन्न होती है। जब हम एक स्थिति में होते हैं तो हम दूसरी स्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं। मनोवैज्ञानिक ने 2 विपरीत मानसिकताओं की पहचान की है जो हमारी प्रेरणा और नए अवसरों के प्रति हमारी ग्रहणशीलता को प्रभावित करती है। एक रोकथाम फोकस जो हमें नकारात्मक परिणामों से बचने की ओर उन्मुख करता है और एक पदोन्नति फोकस जो हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने की ओर उन्मुख करता है। सबसे बुद्धिमान निर्णय रोकथाम मानसिकता की सावधानी को पदोन्नति मानसिकता के उत्साह के साथ जोड़ सकते हैं। यह या वह के बजाय यह और वह पर जोर दे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बुक समरी का अगला पार्ट जरूर देखें। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।